नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर 2022 से सीजीपीएससी वृत्ति भर्ती परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए थे। तो इसी सिलसिले में आज हम आपसे सामान्य हिंदी से जुड़े कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि विशेषण का प्रयोग कब होता है। विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले होता है या विशेष के बाद होता है, या ए और बी दोनों परिस्थितियों में, मतलब विशेष से पहले भी और बाद में भी, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका उत्तर पहले मैं बता देता हूं आपको। विशेषण का प्रयोग कब होता है? तो विशेष से पहले भी हो सकता है, विशेष के बाद भी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों परिस्थितियों में। अब कैसे पता चला? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो समझते हैं इस चीज को। देखिए, विशेषण का मतलब होता है जो किसी भी चीज की विशेषता बताए। विशेषण का मतलब ही क्या होता है? विशेषता बताने वाला। अब विशेषता बताता है, किसी चीज की विशेषता बताएगा, तो जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे ही विशेष कहते हैं। विशेष मतलब याद रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए, इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि काले बादल पानी बरसाए। यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है काले बादल पानी बरसाए। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काले बादल पानी बरसाए। अब यहाँ पर देखिए, काले बादल, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बादल के बारे में कुछ बताया जा रहा है। बादल क्या है? काले हैं। तो जो काले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस बादल की विशेषता बता रहा है कि वो बादल कैसे हैं, तो बादल काले हैं। तो ये जो काले शब्द है ये हो जाएगा हमारा विशेषण। और ये काले किसके बारे में बात कर रहा है? बादल के बारे में, कि बादल काले हैं। तो किसकी विशेषता बताया? बादल की विशेषता। तो जो बादल है, बादल हमारा हो जाएगा विशेष्य। तो इस तरीके से ये विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। तो देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा था कि विशेष से पहले इस्तेमाल किया जाता है विशेषण या फिर विशेष्य के बाद। तो देखिए, एक उदाहरण तो हमने देख लिया कि विशेष से पहले किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे काले बादल पानी बरसाए, तो यहाँ पे पहले बादल की विशेषता बताया है, विशेष से पहले। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हूं मैं कि मान लीजिए राहुल बुद्धिमान है। बल राहुल क्या है? बुद्धिमान है। अब देखिए, यहाँ पे राहुल के बारे में बात किया जा रहा है कि राहुल क्या है? बुद्धिमान है। तो राहुल है बुद्धिमान। देखिए, ये जो बुद्धिमान है ये राहुल की विशेषता बताया जा रहा है कि राहुल कैसा है? बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान शब्द है ये यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये विशेषता किसकी बताई गई है? राहुल की। तो जो राहुल है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे पहले उदाहरण में हमने देखा था कि जो विशेषण था वो विशेष्य से पहले लगा था। इस वाले उदाहरण में हम देख सकते हैं जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद लगा है। इसका मतलब हम विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी कर सकते हैं और विशेष्य के बाद भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए और बी दोनों परिस्थितियों में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीली साड़ी दुकान के खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण और विशेष कौन सा है? देखिए, ये इस वाक्य को ध्यान से देखिए। पीली साड़ी दुकान के खरीदी है, ये दुकान से खरीदी है ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न में। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। अब हमको बताना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है। तो देखिए, बात किस चीज की हो रही है? पीली साड़ी। तो देखिए, देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है साड़ी की। तो साड़ी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि पीली साड़ी। देखिए, साड़ी कैसी है? साड़ी पीली है। साड़ी की विशेषता बताया जा रहा है कि साड़ी कैसी है? पीली है। तो ये जो पीली कलर के बारे में बताया गया है ये हो जाएगा हमारा विशेषण। और विशेष क्या हो जाएगा? साड़ी। किसके बारे में बात किया जा रहा है? साड़ी के बारे में। तो जिस चीज की विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाता है? विशेष्य। तो इस हिसाब से क्या हो गया, पहले हमको विशेषण बताना फिर विशेष्य। तो पहले हो जाएगा विशेषण यानी पीली, उसके बाद विशेष साड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीली साड़ी। यहाँ पे विशेषण क्या है? पीली, और विशेष्य है साड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है? देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा बोल दिया। तो याद रखिएगा, जहां पे भी नहीं जुड़ जाएगा शब्द, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो किसी कार्य को करने से मना कर रहा है कि मैं आज ये कार्य नहीं करूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो जहां भी याद रखिएगा, जहां पे कार्य को ना करने का आदेश दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम निषेधवाचक वाक्य।
तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, निषेधवाचक वाक्य। देखिए निषेध वाचक वाक्य ये नोट है, इसे आप लिख सकते हैं। आप लोग क्या किया कीजिए कि जो भी हम बताते हैं उसे आप चाहे तो एक पूरा नोट बनाकर लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। तो देखिए निषेधवाचक वाक्य क्या, ये जो मैंने अभी बताया उसका परिभाषा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए वर्णों के समूह, तो वर्णों के समूह को याद रखिएगा वर्णमाला कहते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्णमाला। तो सही उत्तर क्या हो गया? सी, वर्णमाला। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए प वर्ग, सबसे पहले देखते हैं कि प वर्ग क्या है। तो प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ और म, ये जो प से शुरू होने वाले जो शब्द है, जो एक वर्ग में ये जो हमारे चलते हैं 5 ये जो वर्ण है, इसे हम क्या कहते हैं? प वर्ग का वर्ण कहते हैं। तो इस ये जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा? इसका मतलब जब आप इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से उत्पन्न होता है? दंत से, कंठ से, ओष्ठ यानी कि होंठ से, या फिर मूर्धा से? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ओष्ठ यानी कि होंठ से। कैसे पता चला? देखिए आप अभी बोलकर देख सकते हैं, इसी वक्त तुरंत बोलिए प या फिर फ, ब, भ, म। इन सभी वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो प, फ, ब, देखिए जब हम ये वर्ण बोल रहे हैं तो आपके जो दोनों होंठ हैं ऊपर और नीचे वाले, वे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। प, प, देखिए अब आप भी बोलकर देखिए प। तो आपके दोनों होंठ क्या है? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ या ओष्ठ यानी कि होठ हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है त वर्ग का उच्चारण स्थान। अब त वर्ग का उच्चारण स्थान मतलब सबसे पहले त वर्ग क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न, ये क्या होता है? हमारा त वर्ग का वर्ण होता है। अब इसका उच्चारण आप करके देखिए, अभी तुरंत आप इसका उच्चारण कीजिए त। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे त, थ, द, ध, न। आप ध्यान से अगर फील करेंगे तो आपका जो जीभ है, जीभ का ये जो अग्र भाग होता है, आप देखिएगा जो जीभ का अग्र भाग है, ये आपके जो ऊपर वाले दांत है, ऊपर वाले दांत के पिछले हिस्से को ये स्पर्श करता है। तो ये दंत को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दंत। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? देखिए पृथ्वीराज रासो, याद रखेंगे ये जो पृथ्वीराज रासो है ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये आदि काल में इसकी रचना हुई है, मतलब आदि काल की रचना है हमारी पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जानकारियां। सबसे पहले आप लोग को पता, मैंने बता दिया कि पृथ्वीराज रासो जो है ये क्या है? आदिकाल की रचना है। दूसरा आप इसको याद रखिएगा कि आदिकाल क्या है। तो आदिकाल याद रखेंगे कि जो 650 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक का जो काल है इसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रंथ है हमारा पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो कौन है? वो है चंद बर दाई। याद रखेंगे कौन है? चंद बर दाई, तो इसके रचयिता है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार, देखिए परिवार शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बताइए क्या है ये? क्या जाति है, या फिर ये एक भाव है, या ये कोई व्यक्ति का नाम है, या फिर ये कोई समूह है? तो परिवार क्या है? जाति तो नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का भाव है, ना ही ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये क्या है? ये समूह है। तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, थोड़ा सा हम जानते हैं इस बारे में। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा वो होता है कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह होने का बोध कराए। जैसे कि भीड़, अगर मैं बोलता हूं कि भीड़, तो भीड़ क्या है? भीड़ का शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता है बहुत सारे लोग जो कि खचाखच कहीं पे भरे हुए हैं। तो भीड़ शब्द से क्या पता चल रहा कि एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो पूरा एक समूह को बता रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके अलावा मेला, जैसे हम बोलते हैं मेला, मेला भी क्या होता है? बहुत सारे लोगों का और वस्तु का समूह होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं
वो किस में आते हैं? आपके समूहवाचक में आते हैं। कक्षा, कक्षा भी क्या होता है? बहुत सारे बच्चों का समूह होता है जहाँ पे सभी के सभी बैठ कर आपस पढ़ते हैं। परिवार इसी तरीके से, अभी जो हमने शब्द देखा, परिवार भी क्या है? परिवार एक इंसान से नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं एक परिवार में, तो ये भी एक समूह को दर्शा रहा है। तो ये सारे इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो किसी समूह को दर्शाते हैं, वे क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है। तो देखिए, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? तो क्या मोर कोई भाव है, या वो किसी व्यक्ति का नाम है, या फिर वो कोई द्रव्य यानी कि पदार्थ है, या फिर वो कोई जाति है? तो याद रखिएगा, देखिए कभी भी अगर किसी जानवर की बात की जाए, जैसे कि मोर या गधा, हाथी, भेड़, बकरी, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये एक जाति है। देखिए, जाति कैसे पता चला? जातिवाचक क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी भी प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य। अब हमें पता है कि मनुष्य क्या है। तो देखिए, मनुष्य एक प्रकार का जाति है जिसमें बहुत सारे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, इस तरीके के बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग होते हैं। इन सभी को हम मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य क्या है? होता है एक जाति होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बोले जैसे कि घर, घर भी एक जाति में आता है। छोटा घर, बड़ा घर, ठीक है, बिल्डिंग और मकान, ये वो बहुत सारी चीजें आती है। तो घर भी एक प्रकार का जाति होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी जानवर की बात की जाए, जैसे मान लो मैं बोल दिया गाय, तो गाय क्या है? गाय भी एक प्रकार की जाति है जिसमें अलग अलग नस्ल की गाय होती है। काली गाय, सफेद गाय, चितकबरी गाय और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या। तो गाय भी क्या है? एक प्रकार का जाति है। पहाड़, याद रखिएगा, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, जंगल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जाति हैं। जंगल भी कई प्रकार के जंगल होते हैं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन कहते सबको क्या है? जंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हमारा। उस वाक्य का चयन कीजिए जो कि क्या है? अशुद्ध है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम, कौन सा वाक्य पता चल जाएगा। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, दूध में क्या पड़ गया, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करो। देखिए, अब इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए, हमारा जो ए वाला है, ए, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये अशुद्ध है। अब ये अशुद्ध क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ, मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है गीता को। अब देखिए, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ यहाँ पे लिखने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ जब हमने पहले ही बोल दिया, श्रेष्ठतम हमने लगा दिया, तो उसके आगे सबसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे फिर से लगा देंगे तो एक ही चीज को बार बार लिखना हो गया। तो ये इस तरीके से क्या है? हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य में हम किसी भी चीज को बार बार नहीं बताते। अगर हम इसे सबसे शब्द यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते हैं, तो फिर हमें इसे ऐसा लिखना पड़ता कि गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे कि गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो सबसे श्रेष्ठ हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर हमने श्रेष्ठतम लगा दिया तो श्रेष्ठतम का मतलब ही हो जाता है सबसे श्रेष्ठ, तो फिर वहां पे सबसे शब्द नहीं आएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यह वाक्य अशुद्ध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि छ, छतरी वाला छ, त्र और ज्ञ, क्षत्रिय वाला छ, त्र और ये ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, सवर्गीय व्यंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त व्यंजन। देखिए, पता कैसे चला? तो याद रखिएगा, जो संयुक्त व्यंजन होता है वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिलकर किसी नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो देखिए, जैसे त्र है, त्र क्या होता है? त और र, इन दो शब्द से मिलकर बनता है आपका त्र। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे त्र एक व्यंजन है, लेकिन ये इन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, त और र। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलकर जब एक अन्य नए प्रकार के व्यंजन का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जो संयुक्त व्यंजन होता है इसमें जो पहला वाला शब्द होता है ये हमेशा स्वर रहित होता है। देखिए, यहाँ पे दिया है, पहला शब्द हमेशा क्या होता है? स्वर रहित होता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो क्या होता है? स्वर सहित होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए,
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं त, तो ये आधा त है, देखिए आधा त, तो त में अ नहीं लगा है। जैसे मैं बोलूं र, तो र आ रहा है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, कौन सा स्वर जुड़ा है, अ। लेकिन त, त को हम पूरा त नहीं पढ़ रहे हैं, त आधा त है, देखिए तो आधा त है, तो यहाँ पे जो अ है, अ यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यही होता है, स्वर रहित मतलब वो आधा है, और स्वर सहित मतलब ये पूरा है यहाँ पे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो पृथ्वी है वो तत्सम शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। तत्सम शब्द क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। तत्सम शब्द वो होता है जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जो कि हिंदी में भी ज्यों का त्यों उस चीज को बिना परिवर्तन के उसी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हमें पता है संस्कृत का शब्द है, जिसे अभी हम हिंदी में पृथ्वी बोलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है क्या ये संस्कृत का शब्द, इसलिए ये तत्सम रूप हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो समय के साथ उनमें जब कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी से अब क्या हो गया है, धरती बोलते हैं हम लोग। धरती क्या है, धरती हिंदी शब्द है, तद्भव में आता है। ठीक, जैसे रात्रि, रात्रि क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, तो रात्रि जब हम बोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा तत्सम। लेकिन अब रात्रि से क्या होता है, अब रात हो गया है, अब हम रात बोलते हैं, तो रात क्या है, तद्भव। तो ये होता है तत्सम और तद्भव। अगला प्रश्न है हमारा, नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर ए और बी दोनों है, मतलब पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए याद रखिए, नाक क्या होता है, नाक स्त्रीलिंग शब्द ऐसे है। जब भी हमारे नाक में चोट लग जाता है तो हम किस तरीके से बोलेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने मार दिया या कहीं पे लग गया, तो आप बोलेंगे मेरी नाक टूट गई। देखिए ध्यान से देखिए, मेरी नाक टूट गई। अगर आप बोलते हैं कि मेरा नाक टूट गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। मेरा नाक टूट गया नहीं, मेरी नाक टूट गई। नाक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिए, पहला होता है हमारा तत्पुरुष समास। फिर होता है हमारा, मतलब क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, कर्मधारय समास, आप लोगों ने सुना होगा कर्मधारय समास, भृगु समास, फिर पांचवा हमारा हो गया द्वंद्व समास, और छठवा हो गया बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमारे कुल 6 प्रकार के समास होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? देखिए, तुम अपने काम में सफल रहो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बता रहे कि तुम अपने काम में सफल रहो, किसी को दुआ दे रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं कि हम जहाँ पे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं या किसी को हम दुआ देते हैं, इस तरीके के शब्द, दुआ भी दे रहे हैं तो हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं वहां पे, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इच्छावाचक वाक्य देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, या योगीराज? तो देखिए मंत्रिमंडल इसमें अशुद्ध शब्द है। कैसे है? मंत्रिमंडल में जो त्र में मात्रा होता है, मंत्रिमंडल, ये छोटा ई की मात्रा होती है, इस तरीके से लिखा जाता है मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा? ये भी अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, डी इसमें गलत है। नक्षत्र कैसे लिखते हैं? न छ इस तरीके से लिखते हैं, क्षत्रिय वाला छ लगता है, ठीक है, छाता वाला छ नहीं लगेगा, क्षत्रिय वाला छ लगेगा। अगला है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए सदन हमको पता है घर को बोलते हैं, शाला भी घर को बोलते हैं, निकेतन भी घर को बोलते हैं, पावक घर को नहीं बोलते, पावक का अर्थ होता है अग्नि या फिर आग, तो ये घर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, रचना की दृष्टि से शब्दों के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, एक नजर डाल लेते हैं। देखिए पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द,
और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। इस चीज को आप याद रखिएगा, चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका की एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, उन्हें जब हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं तब फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए नाक। अब नाक एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन जब हम इसे दो भागों में विभाजित कर देंगे, ना और क, तो देखिए ना का अपना कोई अर्थ नहीं होता और क का कोई अर्थ नहीं होता। ये किस में आते हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है और उसका एक अर्थ होता है, लेकिन जब हम उसे विभाजित कर देते हैं तब भी उन दोनों विभाजित शब्दों के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि डाकघर। देखिए, डाकघर, डाकघर का एक अर्थ होता है, डाकघर सभी को पता है क्या होता है। अब अगर हम इसको विभाजित कर दें दो भागों में, तो ये हो जाएगा डाक प्लस और धन घर। अब देखिए, जब हमने विभाजित किया तो ये जो अलग अलग शब्द बन रहे हैं, डाक और घर, इसका भी अलग अलग अर्थ होता है। डाक का अर्थ होता है चिट्ठी और घर का अर्थ घर होता है अलग से। आपको पता है डाक का भी एक निश्चित अर्थ है और घर का भी एक अलग से निश्चित अर्थ है, और इन दोनों को मिला के भी एक अलग अर्थ है। तो ये क्या होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द जैसे ही होते हैं, मतलब ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और इसका एक निश्चित अर्थ होता है, और जब हम इन्हें दो भागों में विभाजित कर देते हैं तब भी उन विभाजित भागों का भी अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होता है कि ये किसी विशेष चीज के लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। जैसे कि इसका अगर उदाहरण देखें, जैसे दशानन। अब देखिए, दशानन का मतलब क्या होता है, दशानन का एक अर्थ होता है 10 सिर वाला, और अगर इसे हम दो भागों में विभाजित करें तो ये हो जाएगा 10 आनन। ठीक है, 10 आनन। 10 इसका भी अलग अलग अर्थ होता है, विभाजित करने के बाद भी 10 का भी एक अर्थ होता है और आनन का अर्थ भी होता है। आनन यानी सिर होता है। ठीक, अब देखिए 10 आनन, दशानन, ये तो हो गया बिल्कुल यौगिक शब्दों की तरह। मैंने क्या बताया कि ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। जैसे कि दशानन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो दशानन रावण, रावण को दशानन कहा जाता है। तो इसका एक अलग से अर्थ भी है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका एक और उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर क्या है, लंबा उदर वाला, लंब धन उदर। ठीक, और लंबोदर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो गणेश जी के लिए। तो इसका एक अलग से प्रसिद्ध अर्थ भी है। तो इस तरीके के शब्द किस में आएंगे, योग रूढ़ शब्द में आएंगे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। देखिए, अभी हमने रचना के आधार पे देखा, अब उत्पत्ति के आधार पे देख रहे हैं। तो देखिए, रचना के आधार पे हमने 3 प्रकार के भेद देखे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन उत्पत्ति के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार के ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मतलब उत्पत्ति किस तरीके से हुई है इनकी। तो ये 4 प्रकार का होगा। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है हमारा देशज, और चौथा होता है हमारा विदेशज। देखिए, ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत से लिए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में आज भी वैसे ही इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। जैसे कि दधी, दधी का अर्थ दही होता है, आज भी दही को दधी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो वो क्या होता है, फिर वो तत्सम शब्द कहलाता है। सर्प, सर्प भी क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो अगर इसे आप हिंदी में इस्तेमाल करेंगे तो ये तत्सम शब्द होगा। रात्रि, रात्रि क्या है, रात्रि भी संस्कृत का शब्द है, और इसे हिंदी में जब आप प्रयोग कर लेते हैं ये क्या होता है, ये तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द हैं ये सब समय के साथ परिवर्तित होते चले गए और अब हिंदी में उसे प्रयुक्त करते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि दधी से हो गया दही, दही क्या है, तद्भव है। सर्प से हो गया सांप, सांप क्या है, तद्भव है। रात्रि से हो गया रात। तो ये शब्दों में क्या होगा, के साथ परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तित शब्द हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं, यही उनका आविष्कार भी हुआ है। जैसे कि पगड़ी, पगड़ी हमारे देश का दिया हुआ है, और पगड़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे ही देश से हुई है। मतलब सर्वप्रथम पगड़ी शब्द हमारे ही देश में कहा गया था। खटखटाना, जैसे खटखटाना शब्द आप लोगों ने सुना होगा, दरवाजा खटखटाना, इस शब्द की उत्पत्ति भी हमारे ही देश में हुई है, भारत में। तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो हमारे भारत देश में उत्पन्न हुए उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द इसका उल्टा, जो कि विदेशों से आया है, मतलब हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुआ था, कहीं किसी और देश
से वो शब्द आया। जैसे कि कॉलेज। कॉलेज जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, ये हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके अलावा जैसे मान लो रिश्वत, आपने रिश्वत सुना होगा, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश का ही शब्द होगा। रिश्वत, देखिए रिश्वत शब्द क्या है, ये सारे उर्दू शब्द हैं। रिश्वत हमारे देश में नहीं कहा जाता था पहले रिश्वत, ठीक है। आराम हो गया, आराम भी क्या है, विदेशज शब्द है। दुकान, दुकान भी विदेशज शब्द है, शायद ये फारसी शब्द है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कि ऐसे शब्द जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो ये अरबी, फारसी, उर्दू इस तरीके के शब्द होते हैं, तो ये सारे विदेशज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा यह वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप उसे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप तक यूट्यूब पहुंचा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ाई कर सकें और उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। तो दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, तो हमें करना चाहिए। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।